Hello repeaters, today we are going to discuss the question of test number 6. Okay, the name of topic is gravitation and you are asking the doubts number the 10, 11, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41. टोटल डाउट्स नंबर जो है आपका 14 है, ठीक है ना। ये एक अच्छा अटेम्प्ट तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि टोटल 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चंस में आपके 14 जो है वो डाउट आ गए। यू आर जस्ट इन द लास्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, तो ये नंबर सही सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ट्राई करिए और अच्छा से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। हर चीज़ आप जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10th। टेंथ कह रहा है कि स्मॉल बॉडी सुपर डेंस मटेरियल हुज मास इज ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ बट हुज साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ, जस्ट लाइक द ब्लैक बॉडी। नहीं, ब्लैक बॉडी में रेडियस बहुत कम होता है। सो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट हाइट h मच लेसर देन द अर्थ सरफेस एंड रिचेज द अर्थ सरफेस इन टाइम t, देन t इज इक्वल टू कितना टाइम में पहुंच जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका अर्थ है, इसकी रेडियस r है और इसकी मास m है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ से एक पार्टिकल ड्रॉप किया गया, इसकी भी कुछ रेडियस होगा और कुछ मास होगा। कितना मास होगा तो इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ। इसका मास है ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, 2m, ठीक है ना। एंड रेडियस इज वेरी नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू दिस एंड इट इज जस्ट फॉल फ्रॉम दिस हाइट h। ये h हाइट से ये गिर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये गिर जाएगा। तो सही है, क्वेश्चन तो परफेक्ट है। तो एक काम करिए कि जब ये दोनों, पहले ये बताइए हमको कि ये दोनों जो बॉडी हैं वो कहाँ पर एक दूसरे को टच करेंगे। जहाँ CM होगा वहाँ टच करेंगे। इसको थोड़ा सा क्लियर सा डायग्राम यदि हम देते हैं तो क्लियर सा डायग्राम ये हो जाएगा, ये डायग्राम हो जाएगा कि जैसे ये अर्थ है, रेडियस r है, मास m है, और ये दूसरा वाला पार्टिकल है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल r है, ठीक है ना। एंड r इज द मच लेसर देन कैपिटल R, और ये जो शेप, ये हाइट h है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जैसे दोनों कोलाइड कहाँ करेगा, CM पर। CM तो कहीं इधर होगा, तो CM निकालते हैं इसको ओरिजिन मानते हुए। तो CM x CM बराबर m इंटू 0 प्लस इसका मास है ट्वाइस m, 2m इंटू x बाई टोटल मास 3m, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका m तो कैंसिल हो जाएगा, सो हो जाएगा, अच्छा इसका डिस्टेंस कितना है तो 2m, ये बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन टू, तो r प्लस h हो जाएगा। x CM इक्वल टू m इंटू 0 इंटू ट्वाइस m इंटू r h ट्वाइस m इंटू h बाई 3m, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2h बटा 3 हो गया। h का मतलब कि यहाँ से ये सेंटर से बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, सही है। तो अब जाके कितना टाइम लगेगा देख लेते हैं। तो देखिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ नियर द सरफेस द वैल्यू ऑफ g t स्क्वायर, तो कितना हो गया
2h/3 ना, 2h/3 सो t बराबर 4h/3 का रूट, सो 4h/3 GM/r², मतलब 4h/3 होना चाहिए, 4h/3 होना चाहिए, 4h/3 होना चाहिए। बट इसका आंसर तो 2h√2h/3 दिया है। 2h/3 कैसे होगा? ये 2h/3 हो गया ये। अच्छा ये, हाँ, यहाँ से चलेगा तो ये सेपरेशन जो हुआ, ये सेपरेशन हुआ h-2h/3, तो ये हो गया h/3। तो s = ut + ½ at² h/3, सो 2h/3g, ठीक है ना। दिस इज द आंसर। और ये कौन सा आंसर है? ये आंसर है सी पार्ट, 3g, सी पार्ट आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख लीजिए सवाल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये मास ऑफ एम स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स ए प्लैनेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, एज रीचेज नियर टू सरफेस द realize that he will passes through a small hole in the planet. As he enters the hole, the seen that the planet is really made of two pieces of a spherical shell of negligible thickness of mass 2m/3 and a point mass m/3 at its center. Change the force of gravity experienced by the man is. देखिए, कह रहा है कि ये मैन यहाँ से गिरते हुए आ रहा है, मैन, और ये जब एक होल में ये एक प्लैनेट के अंदर इंटर किया तो ये सेल है। सेल का मास कितना है? 2m/3 एंड m/3। यहाँ m/3 ये मास है और ये है 2m/3। तो ये जब गिरते हुए आ रहा है तो यहाँ एक होल था, तो होल के अंदर इंटर किया मैन, तो इसको ये कॉन्फ़िगरेशन पता चला कि ये एक्चुअली प्लैनेट जो है वो बना हुआ है एक तो सेल से और एक पार्टिकल से। तो कितना ग्रेविटी फोर्स चेंज किया? तो देखिए, जब यहां था ये मैन, तो यहां पर इस पर जो फोर्स लगा था वो कितना लगा था? 2m/3 + m/3 × g, मतलब mg लगा था, ठीक है। और जब यहां पर आया, जस्ट होल के नीचे आया, तो यहां पर तो ये इसके वजह से फील्ड 0 होगा, केवल इसके वजह से होगा, तो m/3 × g लगेगा, ठीक है। तो अब कितना डिफरेंस हुआ? तो चेंज इन फोर्स जो हो गया, चेंज इन, ये F1 हुआ, ये F2 हुआ, तो चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस m/3 × g, ठीक है। तो कितना हो गया? 2mg/3। अब g का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 2m/3, g का मतलब जस्ट, g का मतलब हुआ कि g आपने किसका, इसका g यूज किया है आपने, यहां का g, एक्चुअली यहां का g कितना हो जाएगा? ये तो मास ऑफ मैन है ना, ये गलत हो गया, एक मिनट। ये मास ऑफ मैन m है, तो यहां का mg1 और यहां का हो जाएगा mg2, सही है ना। तो mg1 माइनस mg2, तो m × g1 माइनस g2, तो यहां से g1 क्या हो जाएगा? ये टोटल मास तो है इसका gm/r², ये हो जाएगा माइनस
जी 2m/3 r²। कितना हो गया? ये हो जाएगा 2gm m/3r²। ये चेंज कर जाएगा, जी चेंज हो जाएगा। हियर जी चेंजेज, हियर जी चेंज। तो कौन सा आंसर होगा? चेंज इन फोर्स इक्वल टू 2gmm/3r²। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ए इज करेक्ट। क्लियर है? सही है दोनों सवाल? ठीक है। नाउ ठीक है। सो नाउ ये दोनों हो गया। अब 16 पर आइए। 16 द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू k/x² in x डायरेक्शन। Taking the gravitational potential to be 0 at infinity, its value at the distance x। तो बच्चों लोग आप जानते हैं ना कि Ex बराबर -∂v/∂x होता है। तो ∂v बराबर -Ex/dx। तो यहां से -Ex कितना है? k/x² ∂x ∂v इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक करिए? तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ले रहा है, कह रहा है कि द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। इन्फिनिटी पे 0 ले लिया तो यहाँ पे v, यहाँ पे x पे v ले लो आप। तो यहाँ हो गया v बराबर माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई? -2 + 1 -1/x हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k/x हो जाएगा। सो k/x का मतलब क्या है? ए आंसर। इसका आंसर डी दिया है, गलत है। इसका चेंज करिए आंसर। 16 आंसर चेंज होगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं चेंज आंसर। इसमें आपका 16 आ जाएगा, 16 का होगा ए। सही है ना? क्लियर है? ठीक है। चलो तो 16 भी हो गया आपका। 18 पर आ जाइए। 18 कह रहा है कि ग्रेविटेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। व्हेन बैलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन इज रिलीज्ड ऑन मून, देन विल राइज एन एक्सेलरेशन लेस देन g/6। will rise with acceleration g/6, will fall down with an acceleration less than this 5g/6, will fall down the acceleration g/6। सही बात है ना? आप बैलून हो चाहे कुछ भी हो, आप एक कागज का टुकड़ा भी हो, उसको भी यदि ये मून पर आप गिराइएगा, यहां पर कुछ भी आप गिराइए, बैलून या कुछ भी हो, आप कुछ भी गिराइए, आप जो मर्जी सो गिरा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एक्सेलरेशन जो है वो वही रहेगा। ठीक है? क्लियर है? वो चेंज नहीं होगा। तो ये तो उतना ही एक्सेलरेशन से गिरेगा, a = g/6 से ही गिरेगा। आप जो और देखते हैं कि बैलून को गिराते हैं तो नीचे न जाके ऊपर चला जाता है या वगैरह वगैरह जो भी है, वो क्यों देखते हैं आप? वो देखते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो थ्रस्ट जो लगता है उस पे ऊपर की ओर, ये थ्रस्ट उसके वेट से ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते वो नीचे न जा करके ऊपर जाता है। लेकिन ऐसा यहां पर नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, वहां तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, नो एटमॉस्फेयर। तो जब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो केवल इस पर वेट ही लगेगा mg।
बाई 6। नो अदर फोर्सेज, बाइंड फोर्स कोई लगेगा नहीं, नो बाइंड फोर्स, बी इक्वल टू 0। इन दिस की कंडीशन इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो g/6 होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान दीजिएगा। 18 क्वेश्चन में नो एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो वेट लग रहा है वो mg/6 लग रहा है, बाइंड फोर्स नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो होगा वो g/6 ही होगा, ठीक है ना। सो आंसर विल बी, व्हाट विल बी द आंसर 18 का? 18 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा 21 कह रहा है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट ऑफ बैरोमीटर कॉलम इज इतना 10⁵ पास्कल एंड 760 mmHg ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। इफ द बैरोमीटर इज टेकन टू मून देन कॉलम हाइट विल बी। ये तो सीधा बात है। बैरोमीटर में होता क्या है कि जैसे बैरोमीटर ये आपका है, तो इस बैरोमीटर में जो आप हाइट देखते हैं कि ये हाइट है, आप जो ये हाइट देखते हैं बैरोमीटर में, ठीक है, आप जो ये हाइट देखते हैं कि ये 760 mmHg है, ये इसलिए देखते हैं क्योंकि यहां पर जो प्रेशर आता है, इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 गिर रहा है, इसके वजह से ये हाइट इतना रेज किया है। बात समझ रहे हैं ना। अब सवाल यह है कि जब आप अर्थ पर जाइएगा, ऑन मून P0 बराबर 0, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो हाइट विल बी, देयरफॉर हाइट बिकम्स 0 ऑन मून, बिकॉज P0 बराबर 0, कोई प्रेशर वहां नहीं है। तो जब कोई प्रेशर यहां नहीं पड़ेगा तो ये हाइट रेंज नहीं करेगा, ये हाइट इसका जो होगा वो 0 होगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। अब इसके आगे देखते हैं, पहले बोर्ड थोड़ा क्लियर कर लो। ये 21 हो गया। 24 कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम आर सोन इन बाय द ग्राफ। दिस सिस्टम इज बाउंडेड। सिस्टम देखिए बाउंड तब होता है, सिस्टम इज बाउंड व्हेन टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम इन हाइड्रोजन एटम, क्या होता है, एनर्जी टोटल नेगेटिव हो जाएगा एनर्जी इसकी, ठीक है ना। और यही तरह के, इसीलिए ये बाउंड है, ठीक है ना। तो ये मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव होना चाहिए। तो मैकेनिकल एनर्जी जब निगेटिव होना चाहिए तो इसका जो ग्राफ है अब उसका देखते हैं ग्राफ, कि ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ये छू नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर से निकल जा रहा है, और ये कुछ इस तरह से आ रहा है।
ये पॉइंट जो है वो डी है, ये ग्राफ एग्जैक्टली इसी तरह का है, और ये पॉइंट जो है वो ये है, ये पॉइंट जो है वो बी है, और ये पॉइंट जो है वो सी है। तो देखिए ना, ए बी सी पर देखिए कि ये जो होगा और ये जो होगा, ये H2 ले ले और ये H1 ले ले, तो H2 H1 से बड़ा है, तो यहां के लिए टोटल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहां पर भी देखिए वही हाल है, ये वाला जो है वो बड़ा है, इससे छोटा, ये छोटा है, तो यहां पर भी टोटल सम करें तो नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर भी देखिए ये इससे ये बड़ा है, तो यहां पर भी ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहां पर भी सम नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर देखिए कि ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ये काइनेटिक एनर्जी सम नेगेटिव पॉजिटिव है, तो फिर टोटल एनर्जी यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो जाएगा, इसलिए डी पॉइंट छूट जाएगा। अब यहां पर डी पॉइंट जो है तो ग्राफ थोड़ा सही नहीं है, डी पॉइंट में टच हो जाना चाहिए थोड़ा सा। 24 ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ टच एट पॉइंट डी, तब ये आपका सवाल जो है वो सही होगा, अदरवाइज ये सवाल गलत हो जाएगा। इस सवाल के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ए बी सी और डी चारों हो जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये चारों के चारों आंसर हो जाएंगे, इसलिए ग्राफ को ही चेंज कर लीजिए यदि इस सवाल को करना है तो। ठीक है ना, क्लियर हो गया 24। ट्वेंटी एट कह रहा है कि इन सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाई -k/r। ठीक है, where r is the distance and k is a constant, if gravitational potential at r बराबर r0 is v0, if r बराबर r0, v बराबर v0, okay, then what is the expression of gravitational potential v? v का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो ठीक है ना, इसमें आप E को क्या लिखिए, E को लिखिए -del_v/del_r बराबर -k/r। ठीक है ना, ये माइनस कट जाएगा, सो del_v बराबर k/r इंटू del_r, सो इंटीग्रेट कर दीजिए और यहां से लिमिट पुट कर दीजिए। r बराबर r0 पर ये v का वैल्यू v0 गया, और यहां पर r पर ये v गया, तो ये v माइनस v0 हो गया, v माइनस v0 बराबर ये ln r माइनस r0 मतलब r/r0। ठीक है ना, सो यहां से v इक्वल टू यहां से v0 प्लस k log n, k/r है ना, तो k यहां पर हो जाएगा, k तो बाहर चला जाएगा, k ln r/r0 हो जाएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा r/r0। सो ऑप्शन विल बी, ठीक है ना, del_v/del_r सही लिखे हैं, -k/r है, माइनस ही है ना, माइनस ही है, हाँ, तो ये तो गिवन बाई k/r, तो ये इसका आंसर होना चाहिए v बराबर v0 k ln r/r0। इसका आंसर c होना चाहिए, क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। तो 28 का आंसर चेंज कर लीजिए, 28 का आंसर c आएगा। ठीक है ना, सो c आंसर आएगा। ठीक है ना, और यदि -k/r नहीं होता, k/r होता, तो आंसर आपका मैच करता, लेकिन जो क्वेश्चन में दिख रहा है उस हिसाब से आंसर उसका c होगा। ठीक है ना, सो 28 हो गया। 32 पर आइए। इज
32 कह रहा है कि इफ देयर वेयर ए स्मॉल ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेज डू यू थिंक वुड अल्टर इन सम रेस्पेक्ट। मतलब कह रहा है कि यदि ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत कमजोर पड़ जाए तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इफेक्टेड हो जाएगा, यही तो कह रहा है, यही तो मतलब है। तो ठीक है ना, विस्कस को तो लेना देना उससे है नहीं ना, विस्कस को जी से क्या लेना देना है, फील्ड से क्या लेना जाना है। मतलब फोर्स है ओनली बाइंड फोर्स ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, नॉट ग्रेविटेशनल, ओनली अपवर्ड अप थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों अप थ्रस्ट डिपेंड, क्योंकि बाइंड फोर्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो ये वॉल्यूम तो हो गया मान लिया V, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड रो वेट ऑफ होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वेट ऑफ तो V रो G होता है। तो ये G जब चेंज होगा तो बाइंड फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये 32 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, डी नहीं होगा, बी हो जाएगा, बी। सो आंसर इज बी, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज 34। 34 में कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m is at a distance a from surface of thin spherical cell equal mass and having radius, ठीक है ना। A particle of mass m at a distance a from surface of thin spherical shell of equal mass and having radius a, ठीक है ना। तो ये सेल है आपका, तो सेल है और ये मान लिया जाए इसकी रेडियस r है, a है और मास m है, ठीक है ना। और इसका यहां से a दूरी पर एक दूसरा मास सेम मास रखा हुआ है, ठीक है। तो अब पुकार है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल आर जीरो एट सेंटर ऑफ द सेल। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाता, इसलिए जीरो हो जाता पहली बात तो कि पोटेंशियल कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके वजह से भी नेगेटिव आएगा, इसके वजह से भी नेगेटिव आएगा, तो पोटेंशियल तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, पोटेंशियल जो होगा वो तो निगेटिव होता है ना। तो इसके चलते देखिएगा, तो इसके चलते भी ये आ जाएगा -gm/a, और इसके चलते भी आ जाएगा -gm/2a, तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। सो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, नॉट ओनली इनसाइड द सेल बट एट पॉइंट आउटसाइड द सेल ऑल्सो। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ग्रेविटेशनल फील्ड पहले तो जीरो नहीं होगा, ये अंदर बाहर सबका जीरो कह रहा है, क्योंकि अंदर जीरो तब होता जब ये नहीं होता, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास करेगा, तभी तो इसका नेट फ्लक्स जो है वो जीरो होना चाहिए। जैसे मान लिया यहां से लाइन जाएगा तो यहां से होते हुए पास करेगा जी, इस तरह से पास करेगा, ये एम है तो इस तरह से लाइनिंग पास करेगा, इसमें इस तरह से लाइनिंग पास करेगा, तभी तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। बात समझ रहे हैं। और इसका लाइनिंग जो होगा इसका अंदर तो होगा नहीं, तो इसका लाइनिंग तो यहां से बाहर से ही निकलेगा, तो यहां से बाहर से निकलेगा, लेकिन अंदर तो इसका होगा, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। और इनसाइड द सेल ग्रेविटेशनल फील्ड एलोन इज जीरो, ये भी गलत है, जीरो नहीं होगा। डी ऑप्शन है नाइदर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो इनसाइड द सेल, तो ऑप्शन इज डी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हो जाएगा -gm/a -gm/2a, ये हो जाएगा, तो नॉट जीरो, ये भी नहीं जीरो है। और फील्ड भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि सेल के वजह से तो जीरो होगा, इस सेल के वजह से तो जीरो होगा, बट ई पॉइंट मास m पार्टिकल के वजह से
जीरो नहीं होगा, इसलिए दोनों नॉन जीरो होगा एट द इनर पॉइंट, ठीक है ना। सो दिस क्वेश्चन हैज आल्सो फिनिश्ड एंड नाउ 34, 35, 36 34 कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास सेम इज एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सरफेस। 34 तो हो गया, 34 हो गया, 32 भी हो गया था, 35 लीजिए। 35 कह रहा है कि 3 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ with velocity this, r radius of earth and g the acceleration due to gravity on the surface of the earth. The maximum height attained r h1 h2 h3। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है ना, आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। मान लिया ये सरफेस है तो यहाँ से थ्रो किया गया वेलोसिटी से, तो हाफ mv² इक्वल टू, मान लिया हाइट h है, लेट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया एट h हाइट, ठीक है। सेंटर से ही ले लो, सेंटर से ही ले लो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा GM/h² इंटू h, ठीक है ना। पढ़न से या माइनस GMM/r लिख लो ना, माइनस GMM h। तो ये तो कट जाएगा, तो आ जाएगा v बराबर h बराबर GM/v², ठीक है ना, GM/v², सही है। और यहाँ r² कर लो और ये r² कर लो, तो ये हो गया 2g r²/v²। अब ऑप्शन डालो तो यहाँ पर दूसरे GR डालोगे, मान लिया इसका ऑप्शन देखो कौन सा है, C डालो, तो वो H1 एंड H2 अब निकालते जाओ, यहाँ से H1 H2 सब कुछ निकालते जाओ। H1 क्या होगा, 2g r²/v², v कितना है, 2gr/3 है, 2gr/3, ठीक है ना, 2gr/3 है। तो 2gr गया, सो 3r हो गया, ठीक है ना। H2 निकालो, H2 में हो जाएगा 2gr² कितना है, rg, तो ये गया 2r हो जाएगा। H3 निकालो, H3 हो जाएगा 2gr²/4rg/3, 4rg/3 कितना हो गया, ये rg गया और ये 2 गया, तो हो गया 3r/2, 3r/2। अब ऑप्शन चेक करो, अब ऑप्शन H1 और H2 का रेशियो 2:3 होगा, 3:2 होगा। H1/H2 होना चाहिए 3:2, तो इसलिए गलत है। H1/H2 जो होना चाहिए वो 3:2 होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत होगा, ठीक है ना। और दूसरा H2/H3, H2/H3 यदि लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 4/3, तो 4/3 है क्या, नहीं 3/4 है, भी गलत हो गया
एंड तीसरा देखिए H1/H3 देखा जाए तो 3R/2 2:1 होगा, 2:1 होगा। 2:1 है? नहीं है, ठीक है, 2:1 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड H2 बराबर R, H2 बराबर 2R आ रहा है। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट द करेक्ट। द क्वेश्चन शुड बी द चेंज, क्योंकि 3 पार्टिकल है, आपने हाफ mv² दिया। अर्थ विथ वेलोसिटी 2gr/3 rg, this respective r is the radius of earth and g is the acceleration of due to gravity on the surface of earth. The maximum height attained are respectively h1, h2 and h3. तो h1, h2, h3 तो -g/mm/r सही लिखे हैं, हाफ mv² इक्वल टू, ये लाइन सही है। यहाँ पर एक चीज कंसिडर किए हैं कि ए चीज मच ग्रेटर देन आर लिए हैं, ठीक है ना, ये चीज मच ग्रेटर देन आर लिए हैं, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया 2gm/h, h इक्वल टू 2gm/v², r² मल्टीप्लाई कर दिए तो gm/r² को 2g r²/v², यहाँ से h1, h2 एंड h3 निकल गया। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट द करेक्ट। क्योंकि आपका जो एस्केप वेलोसिटी होता है, वो एस्केप वेलोसिटी होता है √2rg, मतलब होता है 2r gm/r², मैंने 2gm/r होता है, ठीक है ना, 2gm/r होता है, तो √2gm/r होता है। तो इसमें सारे r के टर्म में है, तो r के टर्म में है, तो ये कोई भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। नो आंसर, नो ऑप्शन इज करेक्ट इन 35 नो ऑप्शन मैच, ठीक है ना, कोई ऑप्शन 35 में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन सही किया है मैंने। थर्टी सिक्स कह रहा है कि व्हेन ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इंटर्स द एटमॉस्फेरिक रीजन, इट एनकाउंटर ए स्मॉल एयर रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन। देन देखिए, जब एटमॉस्फेयर में ये इंटर करेगा, व्हेन सैटेलाइट इंटर्स इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, तो ड्यू टू विस्कस फोर्स, एनर्जी लॉस्ट, ड्यू टू विस्कस फोर्स एनर्जी लॉस्ट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। तो जब एनर्जी लॉस्ट होगा तो सैटेलाइट मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ, ठीक है। सो कंटिन्यूअसली आर जो है वो डिक्रीज करेगा, देयरफॉर आर इज डिक्रीजेज। आर का मतलब ये आर हुआ, ये डिक्रीज करेगा, हाइट डिक्रीज करेगा। जब हाइट डिक्रीज करेगा, देयरफॉर
पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM/R होता है, तो जब ये R डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जब ये डिक्रीज करेगा तो ये बढ़ेगा। ये बढ़ने का मतलब है निगेटिव बढ़ना, निगेटिव बढ़ने का मतलब है घटना। सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, हेंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। तो पहला तो इसका आ गया, ए आ गया। पहला तो आ गया इसका, ए आ गया। 36 का पहला ऑप्शन तो ए आ गया। आगे पढ़ते हैं। इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज गलत हो गया। इट्स एंगुलर मोमेंटम मूव्स above the earth decreases and its period of revolution around the earth increases। देखिए पीरियड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज डिक्रीजेज सब चेक करना पड़ेगा। इट्स एंगुलर मोमेंटम एबव द अर्थ इज क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, क्योंकि MVR होता है एंगुलर मोमेंटम, और उसके डिक्रीज और इंक्रीज होने की बात कर रहा है। और ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं MR, स्मॉल r ही दीजिए, MR, और V का लिख लीजिए GM/R। ठीक है। सो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये R ऊपर R² जाएगा तो ये R कट जाएगा, सो √R। तो अब R डिक्रीज करेगा तो R डिक्रीजेज, देयरफॉर L डिक्रीजेज। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? हेंस कौन सा ऑप्शन? L डिक्रीजेज। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है? एंगुलर मोमेंटम डिक्रीजेज, तो C ऑल्सो करेक्ट। सो C ऑल्सो करेक्ट। 36 का C भी करेक्ट हो गया। 36 का C भी करेक्ट हो गया। देखिए C ऑप्शन। इसके बाद का भी चेक करना पड़ेगा कि इसके बाद में भी ऑप्शन एक बच रहा है कि इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इंक्रीजेज। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T इक्वल टू होता है 2πr/v, और v जो है वो आपका GM/√GM/R हो रहा है। तो 2πr/√GM/R। सो T हो जाएगा, ये R तो आपका गया, तो R⁵ हो जाएगा। तो मतलब R यदि डिक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होना चाहिए, और इसमें क्या लिख रहा है कि टाइम पीरियड इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी गलत होगा। तो 36 का दो ऑप्शन होगा। 36 का जो ऑप्शन होगा वो दो ऑप्शन होगा, ए और सी। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ठीक से देखिएगा, बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है ना? राइट है। ये 36 हो गया आपका। आपका 36 हो गया। अब आपका बचा 39। A solid sphere of a uniform density and radius 4 unit, solid sphere है, radius 4 cm, is located with 4 unit कहिए, unit है, not cm, 4 unit, located its center at origin O, ठीक है, of a coordinates, two sphere of equal radii 1 unit, with center A, स्फीयर A का सेंटर जो हो गया कोऑर्डिनेट हो गया -2
0 0 और फॉर बी के लिए हो गया 2 0 0 2 0 0। मतलब ये सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये है, इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। इसका रेडियस 4 यूनिट है, इसका रेडियस 4 है और इन दोनों का रेडियस क्या है 1 1 है। इनका रेडियस 1 है और इनका भी रेडियस 1 है और ये कोऑर्डिनेट जो हो गया वो -2 0 0 और ये +2 0 0, यही दोनों कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर है। ओके, आर टेकन आउट ऑफ द सॉलिड are taken out of a solid living behind a spherical cavity as shown in the figure। अच्छा, फिगर इसका दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन इज 0। द ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्चुअली थोड़ा सा फिगर को देखिएगा ठीक से कि फिगर में इस तरह से नहीं है, ओरिजिनल फिगर इस तरह से है। एक्चुअली हमने सेपरेटली ले लिया है, जबकि वो कैविटी के टर्म में काटा गया है। कैविटी के टर्म में काटा गया है, कैसे काटा गया है, ऐसे काटा गया है, ऐसे काटा गया है। ये ओरिजिन हुआ और यहां पर काटा गया है, एक यहां पर काटा गया है और एक यहां पे काटा गया है। ये कैविटी है, ठीक है ना। बाकी सब ये है, केवल ये दोनों कैविटी निकाल दिया गया है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन जो है हमारा कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन इज 0। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, 0 ही होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों मासेज होता नहीं होता, उससे ये दोनों सिमेट्रिकल कट के निकला हुआ है। तो सिमेट्रिकल कट के निकला हुआ है तो यहां पर जी की वैल्यू 0 होती थी अर्थ के केस में। तो यदि ये होता या नहीं भी होता तो भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहां जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट 2 0 0 इज 0। यहां कह रहा है ये तो सेल है, कैविटी है, तो कैविटी के अंदर तो ऐसे भी शील्डिंग होता है फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैट में जानते हैं, ये भी सही हो जाएगा। एंड नाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेम at all points y square plus z square equal to 36। ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यदि निकालना है तो y, एक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। इसका पहला ऑप्शन है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द ऑब्जेक्ट इज द ओरिजिन इज 0। ये तो सही हो गया, ए इज करेक्ट हो गया। ओरिजिन पर 0 हो जाएगा, ये तो सही हो। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट 2 0 0 द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट 2 0 0 2 0 0 का तो मतलब इसका सेंटर हो गया जी, ये सेंटर हो गया C2 का, क्योंकि इस सेंटर को आपने कहा है 2 0 0। तो इस सेंटर पर यदि ये अकेला सेल होता तो यहां पर फील्ड 0 होता, लेकिन चूंकि इसके साथ ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इसके सराउंडिंग में है, तो यहां से जो लाइन ऑफ फोर्स इंटर करेगा, ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स, तो बाहर निकलेगा, इसलिए 0 नहीं होगा। सो बी इज रॉन्ग, बी रॉन्ग होगा, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36। सो देखिए ना, एक से इसके चलते पोटेंशियल जो आएगा यहां पर, जैसे 2 है ये और इसका 4 है, तो यहां पर एक प्लेन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 2a स्क्वायर ऑफ इक्वल रेडियस 1 दिया हुआ है, 1 यूनिट, ठीक है, ठीक है। और उसका 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना सेपरेशन हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के लिए आपका हो जाएगा
4 रेडियस तो इसका है, इसका रेडियस 4 है और इसका रेडियस 1 है। तो यहां पर देखा जाए तो 4, 5 इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो हमारा आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज का मतलब यदि हम एक इस तरह का सरफेस कंसीडर करें, इस तरह का प्लेन कंसीडर करें, तो उस प्लेन पर यहां से डिस्टेंस, यहां से तीनों जब सेम आएगा तो हर जगह पोटेंशियल सेम आने लगेगा। तो सेम आने लगेगा तो उस तरह का क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऑप्शन में कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्कल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0 है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, नहीं इसमें नहीं डिफाइन हो पाएगा, इसमें नहीं। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी कांट से, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, सी का नहीं होगा, सी का ऑप्शन नहीं होगा। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन ए सर्कल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। आप एक काम करिए, पोटेंशियल निकाल के देखिए कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये कैसे सर्कल बनेगा, या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 बनेगा। ये क्या बनेगा, चूंकि वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट तो 0 है इन दोनों का, तो जब 0 है मतलब ये XY प्लेन में है, तो YZ प्लेन में तो ये 0 हो जाएगा जी। तो C और D दोनों करेक्ट हो जाएगा, C और D दोनों करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ 39 का आपका आंसर हो जाएगा ACD। चूंकि ऑल द सेंटर, 2 सेंटर्स lie on XY प्लेन, क्योंकि Y कोऑर्डिनेट एंड Z कोऑर्डिनेट ये दोनों जो है वो 0 हो रहा है, इसलिए XY प्लेन में है। तो Y और Z कोऑर्डिनेट कुछ भी लेकर के आप काम करिएगा तो वहां पर पोटेंशियल सेम आएगा। इसलिए यहां पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36 लिखिए या वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 4 लिखिए, दोनों जगह पोटेंशियल सेम आएगा। तो सही कह रहा है। सो ऑप्शन इसका फाइनली हो जाएगा ए, सी एंड डी। ठीक है, क्लियर है। सो 39, 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r एंड मास m इज v। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the thin uniform wire of mass m bent in the same circle of radius is also v। सही बात है, मास का पोजीशन थोड़े बदला, तो ए सही है, क्योंकि पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना। तो बात वही हो गया ना, यही तो कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ थीन यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास एम बेंट इन द सेम सर्कल। तो सेम ही हो जाएगा आपका, जो ये सेंटर से ये डिस्टेंस हुआ, ये तो वो आर का आर ही रह गया, तो सेम हो जाएगा पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ बी, इन पार्ट ए द सेम वायर इज बेंट इनटू क्वार्टर ऑफ सर्कल, then also the gravitational potential at the center of curvature will be v। क्वार्टर ऑफ सर्कल कह रहा है, क्वार्टर ऑफ सर्कल मतलब कह रहा है कि थोड़ा सा मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा। कह रहा है
देखिए क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए हेमीस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर इज एम ऑफ मास एम इज वी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ थीन यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास एम बेंट इनटू द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ऑल्सो वी. ठीक है. बी पार्ट कह रहा है कि इन पार्ट ए इफ सेम वायर इज बेंट इनटू क्वार्टर ऑफ सर्कल, मतलब क्वार्टर ऑफ सर्कल का मतलब ऐसे, ठीक है ना, क्वार्टर ऑफ सर्कल. ठीक है. देन ऑल्सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये भी आर चेंज नहीं किया, मास चेंज नहीं किया, तो ये भी सही है. सो बी इज ऑल्सो करेक्ट. Now in C, in part A, if the wire of mass non-uniformly distributed along the length ordered bend to the semicircle of radius r, gravitational potential at the center is V. सही बात है, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म हो या एम हो, आखिर टोटल मास तो आपका वही आएगा ना, टोटल मास तो आपका वही आएगा. ये m1r, m2r, m3r, m4r, सबका r तो m1 प्लस m2, तो यहाँ समेशन ऑफ mi बराबर तो एम ए हो गया ना, तो यहां तो माइनस जी एम बाई आर ही होगा पोटेंशियल, तो ये भी सही है. तो मतलब एक तरह से आपका ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, और तीनों ऑप्शन में बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आंसर में, इसलिए बी को ही, तो 40 चेंज द आंसर में आ जाएगा. 40 क्वेश्चन है या 39 है? 40 जो है वो आपका चेंज द आंसर में आ जाएगा. 40 ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी 40 का हो जाएगा. ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन 41. सपोज ए स्मूथ ट्यूनल द लास्ट क्वेश्चन इज 41. Suppose a smooth tunnel is dug along the straight line joining 2 points on the surface of earth and a particle is dropped from rest at one end. Assume that mass of earth is uniformly distributed over its volume. Then the particle will emerge from other end will velocity this. नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालिएगा तो भी नहीं लगेगा ये. The particle will come to rest at center of the tunnel. No, due to kinetic energy it crossed the center of. A wrong. From come. ठीक, ऑप्शन है. B, due to kinetic energy, due to inertia of motion, cross center. सो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो गया. तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू द जीरो एट द सेंटर ऑफ ट्यूनल इफ द ए लॉन्ग ट्यूनल इज डायमीटर. पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, सी भी गलत है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगा. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि जैसे आप ट्यूनल ले ही लिए, तो ये ट्यूनल यहां से यहां तक आपने ले लिया, तो यहां पर जब पार्टिकल पहुंचा है तो इसमें पार्टिकल तो है ना, तो सारे पार्टिकल के चलते तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो सी ऑल्सो रॉन्ग. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस 3 from mid point of the tunnel. Distance 3 क्या? Distance r from mid point of the tunnel. हाँ, वो SHM में हमने बताया था कि ये SHM होगा एंड दिस इज द प्रोपोर्शनल टू द r. r का मतलब है कि जैसे ट्यूनल इस तरह से हो, नॉट पासिंग थ्रू दिस, और ये मिड है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज द सेपरेशन x, सो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x होगा, तभी तो SHM होता था. तो दिस कंडीशन इज फिल अप, सो D इज करेक्ट. सो नाउ योर टेस्ट पेपर हैज बीन डिस्कस्ड एंड फिनिश्ड. सो थैंकिंग you.